A very good morning to all my dear students. Our today's lecture is on power frequency fields. Okay. So ये power frequency field क्या होता है? Power frequency field super low frequency field कैटेगरी में आता है और इसमें जनरली हमारा जो फंडामेंटल पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज है वो जनरेट होता है एंड फंडामेंटल पावर फ्रीक्वेंसी करंट भी जनरेट होता है एज वेल एज उसके हार्मोनिक्स भी जनरेट होते हैं। क्योंकि इसमें हमारा लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट है, इसके जो फील्ड्स हैं वो इजीली कोई भी दूसरे पावर के साथ इजीली इंटरैक्ट नहीं करेंगे और इसीलिए आपका जो कंट्रोल या सिग्नल सर्किट्स है वो भी इसके साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा। तो जो आपका पावर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल फील्ड्स हैं इट विल नॉट बी डायरेक्टली कनेक्टेड और वी कैन से इट विल नॉट डायरेक्टली कपल टू अदर सर्किट्स। ओके, तो दूसरी सर्किट्स के साथ इजीली कपल भी नहीं हो सकता है। तो ये जो पावर फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड है वो कोई भी पर्टिकुलर रिलक्टेंस पाथ तक ही कन्फाइंड है, उतने ही एरिया में रहेंगे जहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो जो एक पावर सर्किट होता है या मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम बोलते हैं, इट इज़ कॉज्ड बाय द करंट्स इन सप्लाई, ओके, एंड रिटर्न वायर्स एसेंशियली कैंसल आउट आउटसाइड द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द वायर्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो फील्ड है वो एग्जिस्ट करता है आपके स्पेस के बीच में, मतलब वायर्स के स्पेस के बीच में। और ये जो आपका रेसिडुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो क्या होता है, वो पावर वायरिंग को जनरली अलग अलग वायरिंग मेथड्स है या प्रॉपर वायरिंग मेथड्स है उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो टिपिकली आपका पावर वायरिंग है टू अ पीस ऑफ इक्विपमेंट वो सेल्फ कंटेन्ड होता है लाइन में, न्यूट्रल में या फिर ग्राउंड वायर्स में। तो जो टोटल ईएमएफ है आउटसाइड द अरेंजमेंट, ओके, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। एंड एक बार अगर आपका पावर वायर एंटर हो जाता है किसी भी सेंसिटिव डिवाइस में तो हमको स्पेशल केयर रखनी पड़ती है कि हम उसको रूटीन वायर्स की तरह यूज़ कर सकें। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट अ पावर सर्किट। नाउ वी विल सी हियर वन फिगर दैट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसमें आप सबसे ऊपर वाला जो देख रहे हैं that is the radiated noise, okay, that can be shielded by either shielding the source of noise or by shielding the susceptible equipment। इसमें आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहले कि एक नॉइज सोर्स है दोनों तरफ, या तो आप क्या कर रहे हैं इसमें शील्डिंग द नॉइज सोर्स, पूरे नॉइज सोर्स को या तो आप शील्ड कर दें या उसको पूरा एक कवरेज दे दें, या दूसरा ऑप्शन है कि आप जो ससेप्टेबल इक्विपमेंट है उसको आप शील्डिंग दे रहे हैं। तो दोनों में से एक चीज़ पॉसिबल है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू सप्लाई एंड रिटर्न वायर्स, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो है वो बीच में आ जाती है, दैट इज इन एंड आउट इन बिटवीन द टू पोल्स। ओके, सो दैट इज हाउ वी कैन शो द वेरियस मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू सप्लाई एंड रिटर्न वायर्स। ओके, नाउ सिमिलरली अगर आपको इक्विपमेंट वायरिंग को मिनिमाइज करना है बाय कपलिंग ऑफ द नॉइज, तो आप क्या कर सकते हैं, तो यू कैन सी हियर यू हैव द लाइन, न्यूट्रल एंड ग्राउंड वायर्स। तो उसको आपने क्या किया है, आपने उसको साथ में रूट कर दिया है ताकि आप नॉइज़ जो है वो कम से कम आ सके। ओके, तो यहाँ पे एक पावर सप्लाई है, ट्रांसफार्मर है, ओके, यहाँ पे एक पीसीबी है एंड देन यू आर डूइंग द ग्राउंडिंग। अब इसमें जो पावर एंड डेटा केबल्स है उसको आप पैरेलली रन नहीं कर सकते हैं ताकि आप नॉइस जो है, नॉइस पिकअप है, उसको कम कर सकें। ओके, दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेज। दूसरा ये है कि पावर एंड डेटा सिग्नल केबल्स है उसको आपको कम से कम दूर रखना होगा। ओके, उसको जितना हो सके उतना दूर रखना पड़ेगा ताकि उसमें इंटरफेरेंस जो है वो भी कम आए। ओके, इसीलिए इक्विपमेंट वायरिंग जो है आपका क्या करेगा, कपलिंग नॉइस को मिनिमाइज कर देगा। ठीक है, अगर हम क्लोज प्रॉक्सिमिटी के बारे में बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितने भी पैरेलल लाइंस हैं आपके वो सिग्नल सर्किट्स के साथ चलें। ओके, तो इस स्टेप से क्या हो जाता है, आपका जो लो फ्रीक्वेंसी नॉइस कपलिंग जो है पावर एंड सिग्नल सर्किट के बीच में वो कम हो जाता है। और दूसरी इसमें जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो जनरली कमर्शियल बिल्डिंग्स या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में हमें पता है कि इंटरैक्शन होता है फील्ड एंड कंप्यूटर वीडियो मॉनिटर्स का। तो ऐसे जो एरियाज़ हैं जिसमें कुछ केसेस हैं जिसमें कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ है, रूम्स है, ओके, जिसमें कंप्यूटर वीडियो मॉनिटर्स हैं, तो इन सब एरिया में आपका टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होता है हाई करंट की वजह से या किसी केबल की वजह से
उसमें आपको पता है कि बहुत सारा डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होता है। तो ये जो डिस्टॉर्शंस होता है वो क्या क्या कर देगा, अगर इमेजेस है तो उसको अनस्टेडी कर देगा। अगर आप कोई पर्सनल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो ये जो डिस्टॉर्शंस हैं वो डिस्कंसर्टिंग हो सकता है। तो इन सारे रीज़न की वजह से वी हैव टू टेक केयर ऑफ द काइंड ऑफ total kind of precautions taken, okay, to help and shield them, okay। तो ये जो shielding है it can be in form of sheets, या तो वो sheets हो सकती हैं या वो high conductive metal हो सकता है, okay, जैसे कि एल्यूमिनियम है। और जैसे भी आप लो फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड जब भी पेनिट्रेट करता है एक हाई कंडक्टिव मटेरियल से, तो एडी करंट जो है वो मटेरियल में इंड्यूस हो जाता है। सो हाई परमिएबिलिटी मटेरियल जैसे कि MU मेटल है, इट इज़ वेरी इफेक्टिव शील्डिंग करने के लिए। लो फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक मटेरियल्स को अगर शील्ड करना है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो ये मेटल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं है, बट स्टिल वी कैन यूज़ इट फॉर द सेम पर्पस, ओके। सो यू कैन सी हियर दिस इज़ द लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड को मेजर करने के लिए। तो इसमें जो लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो कंप्यूटर के वीडियो मॉनिटर से क्या कर रहा है, इंटरैक्ट तो कर रहा है, पर साथ साथ में वो क्या कर रहा है, रेडियो रिसेप्शन सिग्नल्स को भी चेक कर रहा है। तो इसके वजह से क्या होगा, आपका टिपिकली जो कमर्शियल बिल्डिंग्स है, आपका लो फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड्स है जो कि जिसका रेंज है 2 से 5 mg का, तो इसके जो लेवल्स है वो बढ़ सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। हायर लेवल्स जो EMF के हैं वो क्यों होते हैं, वो जनरली होते हैं इम्प्रॉपर वायरिंग के वजह से, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाई फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। हाई फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस मतलब EMI जनरली हम एसोसिएट करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज़ के साथ, जिसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं। ये कॉजेज़ हैं जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन टावर्स, मरीन और लैंड कम्युनिकेशन, एटमॉस्फेरिक डिस्चार्जेस, रेडियो फ्रीक्वेंसी हीटिंग इक्विपमेंट। सो दीज आर ऑल द वेरियस टाइप्स ऑफ वी कैन से द कॉजेज़, ओके। सो ये जो डिवाइस है ये प्रोड्यूस करते हैं इंटरफेरेंस रेंजिंग फ्रॉम फ्यू किलोहर्ट्ज़ टू 100 of megahertz, ओके। तो इनके जो रिमोट रेजिस्टेंस है या रिमोट डिस्टेंस है इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, तो ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये जो लोकेशंस है ये क्लोज हो जाता है EMI सोर्स से, एंड जो कंडीशन है वो सीरियस हो सकती है, इनफ टू वारंट कॉशन एंड केयर, ठीक है। सो इसी तरीके से जो आपका फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन है FCC, वो स्पेशली दो तरह की कैटेगरीज डिवाइस की दो तरीके की कैटेगरीज में डिवाइड करता है, क्लास A एंड क्लास B। क्लास A मतलब क्या, वो डिवाइसेस जिसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ इंडस्ट्री में हो रहा है या कमर्शियल इंस्टॉलेशन में हो रहा है, एंड जो क्लास B डिवाइसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी सेंसिटिव इक्विपमेंट में हो रहा है। तो क्लास B का जो लिमिट है वो ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव होता है क्लास A से, और इसका जो स्टैंडर्ड है उसको हम अभी भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स के पास से करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ you are getting this radio TV broadcast, you're getting the communication, you're getting the atmospheric discharge, you're getting the high voltage power lines। तो कितने सारे अलग अलग कॉमन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के सोर्सेज हैं, ओके, जो आपको इफेक्ट करते हैं, और अल्टीमेटली यू आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर आउटपुट, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ओके। So with this today's lecture ends here. I will come up with the more lecture sessions in our next lecture. Till then, thank you everyone.